तो यहाँ पर भी आप लोग करना चाहे तो इसको चाल ही कर लेना और वहाँ वेलोसिटी की जगह स्पीड कर लेना। अब देखो ये होती क्या है, प्लायन का मतलब होता है प्लायन कर जाना, मतलब कि छोड़कर चले जाना, मतलब कि वह वेलोसिटी या वह चाल, आप ऐसे कह सकते हो कि वह चाल जिससे अगर आप पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को फेंको ना तो वो पृथ्वी पर लौटकर वापस ना आए, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और पृथ्वी पर लौटकर कभी भी ना आए, वही चाल हमारी प्लायन चाल कहलाती है कि उसने पृथ्वी की सतह को प्लायन कर दिया। अब वो वापस लौट के कभी भी नहीं आएगी, उस पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन काम करना बंद कर चुका है, अब वो लौट के आएगी नहीं। भाई जब तक ग्रेविटेशन लग रहा है और जहां तक लग रहा है तब तक तो वस्तु वापस ही आएगी। देखा है ना आपने, किसी पत्थर को आप उछालते हो तो वापस नीचे गिरता है, क्यों? पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण। लेकिन अगर आप उसी पत्थर को प्लायन चाल से फेंक दो ना तो वो कभी भी लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है। ओके बच्चों, तो यही चाल हमारी कहलाती है प्लायन चाल, और इसकी पृथ्वी के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, चंद्रमा के लिए भी इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसका एक फॉर्मूला निकलता है जिससे इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो पृथ्वी के लिए तो इसका मान आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, और चंद्रमा के लिए भी आता है इसका 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो ये सब फिक्स होती है कि अगर आप इतनी चाल से किसी वस्तु को फेंक रहे हो तो वो कभी भी लौटकर पृथ्वी पर तो नहीं आएगी, वो उसके ग्रेविटेशन से बाहर जा चुकी है, अब वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर ग्रेविटेशन जो क्षेत्र होता है उसको पार कर जाती है और लौटकर वापस नहीं आती है, हमारी प्लायन चाल कहलाती है। और इसकी कोई दिशा नहीं होती, मतलब आपको कोई जरूरी नहीं है कि इसको इसी दिशा में भेजना है, आप किसी भी दिशा में भेजो, लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी कम से कम इतनी है तो ये प्लायन करेगी ही करेगी। तो इसकी एक कोई निश्चित दिशा नहीं होती जिसकी वजह से इसे हम प्लायन वेग ना कह के प्लायन चाल कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब देखो पृथ्वी की जो सतह होती है उसके लिए हमें प्लायन चाल निकालनी है कि हमारी प्लायन चाल का जो मान होता है या इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ करेंगे, बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना भी है, जरूरी थोड़ी वो पृथ्वी के लिए पूछे, भाई पृथ्वी के लिए तो फिक्स है, वो आपको किसी और के लिए पूछ ले तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो प्लायन चाल है वो v ऑफ e है। देखो सब जगह वेग वेग लिखा हुआ है, लेकिन आप वेग से मैंने आपको समझा दिया है कि ये इसकी दिशा नहीं होती है, इसलिए ये नॉर्मली प्लायन चाल ही होती है। तो v ऑफ e बना। अब देखो v ऑफ e है ना, e मतलब एस्केप, इसलिए हमने इसको v ऑफ e लिखा। किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, कोई भी एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान मैंने स्मॉल m मान लिया और उस स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को मैंने इतनी वेलोसिटी से फेंका, इतनी वेलोसिटी v ऑफ e से मैंने उसको फेंका कि वो अनंत पर चली गई। अनंत का मतलब है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उसको वो पार कर गई, अब लौटकर नहीं आने वाली। तो यहाँ पर अनंत पर वो चली गई। अब देखो जैसे ही वो वस्तु अनंत पर चली गई तो अनंत पर जाते जाते उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई? जीरो हो गई। हुई नहीं हुई? पहले तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, जब वो अनंत पर चली गई तो वहां उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। आपको अच्छे से पता है कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम जो हम लोग हमारे लास्ट चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। तो आपको अच्छे से पता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित राशि होती है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम हम यहाँ लगाएंगे कि पहले इनिशियली उसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी थी, जब वो इनफाइनाइट पे पहुंच गई तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे हमारी एस्केप स्पीड की, यानी कि v ऑफ e की। तो अब देखो, तो ये देखो अगर इसका डायग्राम बनाए तो ऐसे है, जैसे ये मान लो पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है m ऑफ e, इसकी रेडियस है कैपिटल R। यहाँ पर कोई m नॉट या m द्रव्यमान, m मान रहे हो तो m, अगर आप m नॉट मान रहे हो तो यहाँ भी m नॉट कर लो। m नॉट द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसको आपने इसकी सतह से v वेलोसिटी या v ऑफ e वेलोसिटी से फेंका जो इनफाइनाइट पे चली गई। जब ये इनफाइनाइट पे गई तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। हुई नहीं हुई? अब देखो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम जब हमने लगाया, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा। शुरुआत में कितनी गतिज ऊर्जा और कितनी स्थितिज ऊर्जा थी? देखिए शुरुआत में हमारी वस्तु का m, अगर हम m द्रव्यमान मान रहे हैं तो m, और वेलोसिटी कितनी थी? v ऑफ e स्क्वायर। ये तो थी इसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हम लोग हमारे लास्ट जो वीडियोस है उनमें पढ़ के आ चुके हैं। कितनी होती है? -g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R। हम पृथ्वी की सतह पर है इसलिए हम पृथ्वी की सतह से ले रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी? -g m कैपिटल M अपॉन R। यहाँ स्मॉल m
वस्तु का द्रव्यमान है, कैपिटल M मेरी पृथ्वी का है। अब बराबर फाइनल गतिज ऊर्जा, देखो जब वस्तु अनंत पर पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0, इसलिए गतिज ऊर्जा भी 0। भाई हाफ mv² से निकालोगे वेलोसिटी 0 तो 0। और लास्ट जो वीडियो थी उनमें मैंने आपको बताया था कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है ना, तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा भी कितनी हो गई 0, तो 0 + 0 आया आपको समझ में। बस तो यहाँ से अब आप V ऑफ E की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल लीजिए कितना आ गया। अब देखो यहाँ से जब आप V ऑफ E निकालोगे, m से m तो कट गया, तो यहाँ से बचा मेरे पास में हाफ VE² = gm/r। अब लास्ट वीडियो में आप लोगों ने gm की वैल्यू भी सीखी है, कितनी होती है, निकाली थी g की वैल्यू, g था gm/r², स्मॉल g और कैपिटल G, m और r में हमने रिलेशन निकाला था, तो यहाँ से gm की वैल्यू में gr² भी रख सकती हूँ, तो ये आ गया इतना। तो gm की जगह मैंने रख दिया gr², r से एक r कट जाएगा, और जब आप V ऑफ E निकालोगे तो वो आएगा √2gr। ये स्मॉल g की फॉर्म में है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की फॉर्म में है। और ये जो फॉर्मूला आप यहाँ से निकालोगे ना डायरेक्टली, वो निकलेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की फॉर्म में। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इस V ऑफ E का फॉर्मूला इस g की फॉर्म में भी निकालिए। वो तो डायरेक्टली यहाँ से निकल ही जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 अंडर रूट में आ जाएगा √2gm/r, और पूरा अंडर रूट में इतना आएगा। चलिए तो ये आ गया मेरी एस्केप जो स्पीड है उसका फॉर्मूला, √2 स्मॉल g इंटू कैपिटल R, जहाँ स्मॉल g क्या है, मेरा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसकी वैल्यू आपको पता है पृथ्वी के लिए कितनी होती है, 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। R होती है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या की भी एक फिक्स वैल्यू होती है। जब आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखोगे, पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू ये, g की वैल्यू ये 2a, तो v का जो मान है वो कितना आता है पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर/सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब ये तो होगा, तो अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर/सेकंड के वेग से फेंकोगे तो वो पृथ्वी से प्लायन कर जाएगी, यानी कि इसके ग्रेविटेशन जो एरिया है उसको पार कर जाएगी और कभी भी लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगी, इसीलिए इसे कहते हैं प्लायन वेग। ओके बच्चों, तो ये आप ध्यान रखना, पृथ्वी के लिए तो इसका मान इतना होता है। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और समझ में आ रही है, वो क्या कि हमारा जो प्लायन वेग का फॉर्मूला है, बताओ इसमें कहीं पर भी हमने जो वस्तु ली उसका द्रव्यमान आ रहा है, नहीं ना। ये तो किस पे डिपेंड कर रही है कि जिस सतह से आप उसको फेंक रहे हो उसका गुरुत्वीय मतलब उसका त्वरण कितना है वो, और उसकी त्रिज्या कितनी है वो, यानी कि ये तो g और r पे डिपेंड कर रही है। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना भी हो, हमारे प्लायन वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हल्की वस्तु हो चाहे भारी वस्तु हो, बस वेलोसिटी आपकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पृथ्वी की सतह से फेंक रहे हो तो अभी हम चंद्रमा के लिए भी देखेंगे, तो चंद्रमा के लिए भी इसकी वैल्यू निकलती है। और इसी से हमें एक चीज और समझ में आएगी कि आखिर हमारे चंद्रमा के ऊपर वातावरण क्यों नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा ना बहुत बार कि चंद्रमा के ऊपर कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है, कोई भी वातावरण नहीं है, सुना होगा ना। तो वो इसीलिए अभी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों। तो आप लोगों को पृथ्वी के लिए प्लायन वेग समझ में आया, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के लिए निकालना है। जब तो हमने ये वैल्यूज रख दी, अगर वो किसी और चीज के लिए पूछे तो वो आपको उसके लिए g और r देगा, तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो, किसी भी वस्तु को ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग प्लायन वेग कहलाता है। प्लायन वेग निम्न बातों पर निर्भर करता है, बताओ किस किस के ऊपर डिपेंड करा, कि जिस ग्रह से आपने उसको फेंका है ना, उसका क्या तो उसका द्रव्यमान है और क्या उसका आकार है, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा। भाई अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये m जिस ग्रह से फेंका है, अगर मैं पृथ्वी से फेंक रही हूँ तो पृथ्वी के द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, पृथ्वी के आकार यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, और ग्रह की फॉर्म में बोलूँ तो ग्रह के आकार और ग्रह के द्रव्यमान के ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा क्या, जहां से कण को प्रक्षेपित किया जाता है उस स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिस स्थिति से आप उसको प्रक्षेपित कर रहे हो ना उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपने पृथ्वी की सतह से फेंक रहे हो और पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर फेंक रहे हो, तो इस चीज के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। हमने पृथ्वी की सतह से फेंका इसलिए यहाँ पर r लिया, वैसे हमारा
यहाँ पर हमने आड़ लिया, तो ये डिपेंड करेंगे ना कि आपने कहाँ से फेंका है उसको। चलिए, अब ये किस किस पे डिपेंड नहीं करता वो बताइए। यह जिस वस्तु को आप फेंक रहे हो ना, उस वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर यह डिपेंड नहीं कर रहा ना, और ना ही किसी एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि आप पर्टिकुलर इसी एंगल पे फेंको कि ये प्लायन कर जाए। ऐसा तो कुछ भी हमारे फॉर्मूले में नहीं आया ना। इसीलिए ये जो हमारा प्लायन वेग है वो प्लायन चाल होती है, क्योंकि इसका सिर्फ एक परिमाण है, इसकी कोई एक दिशा नहीं है। कोई दिशा थोड़ी है कि आप पर्टिकुलर इसी दिशा में फेंको, इसी एंगल पर फेंको तभी ये प्लायन करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए प्लायन वेग को हम प्लायन चाल कहते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में? चलिए अब देखो, यदि वस्तु को पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग से छोड़ा जाता है तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चली जाती है और कभी भी पृथ्वी की सतह पर लौट के नहीं आती है। इसीलिए लेकिन यह सूर्य के चारों ओर, लेकिन जो ये वस्तु जिसको हम फेंक रहे हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर तो घूर्णन करती रहेगी, बस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी, लेकिन सूर्य के चारों ओर यह घूर्णन करती रहती है। अब देखो, हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर अगर आप प्लायन वेग का मान निकालो ना उसी फॉर्मूले से √2gr, चंद्रमा की रेडियस और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, वैसे चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के त्वरण का 1/6 भाग होता है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो अगर आप लोग निकालो तो चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान निकल के आएगा 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, जो बताओ हमारी पृथ्वी से तो बहुत कम है भाई। हमारी पृथ्वी का तो कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और चंद्रमा पर कितना है, वी अर्थ इतना है, वी मून कितना है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, इतना है, बहुत कम है ना। तो इसी वजह से चंद्रमा पर जो भी गैसीय अणु वगैरह जो होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो इससे ज़्यादा होती है। तो बताओ वो चंद्रमा की सतह को प्लान करेंगे नहीं करेंगे? चंद्रमा पर जो भी गैसीय अणु जो उपस्थित हैं उनकी जो स्पीड है वो इससे प्लायन वेलोसिटी से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो वो तो चंद्रमा की सतह को प्लान कर जाएंगे भाई। अगर हम इतनी वेलोसिटी, अगर हमारी अर्थ पर भी किसी चीज़ की वेलोसिटी इतनी नहीं है, इससे ज़्यादा होगी, तो वो अर्थ पर टिकेगी क्या? नहीं ना। प्लान का मतलब यही तो हुआ। तो सिमिलरली चंद्रमा पर जो गैसीय अणु होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो इनकी प्लायन जो स्पीड है उससे इससे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर गैसीय अणु टिक ही नहीं पाते, वो वहाँ से प्लायन कर जाते हैं और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी वातावरण उपस्थित नहीं होता है। ओके बच्चों, चलिए, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि प्लान वेलोसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला, और हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी जानी कि आखिर हमारे चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं होता है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।